कहानी की शुरुआत ग्रेसफील्ड नाम के एक बहुत ही सुंदर अनाथालय से होती है। यह अनाथालय चारों तरफ से खूबसूरत मैदानों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले बच्चे एक दूसरे को अपना सगा भाई बहन मानते हैं। इन सभी बच्चों की देखभाल करने के लिए एक औरत है जिसका नाम इसाबेला है। यहाँ के बच्चे इसाबेला को माँ कहकर बुलाते हैं। माँ इसाबेला यहाँ सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह पढ़ाती लिखाती है और रोज उनका IQ टेस्ट लिया जाता है। इसाबेला का कहना है कि वो बच्चों को इसलिए पढ़ाती है ताकि जब बाहर की दुनिया से कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट करने आए तो वो बाहर अच्छे से जी सके। लेकिन इस अनाथालय की दो चीजें बहुत ही अजीब हैं। पहली बात तो यह कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सभी के गले पर एक नंबर का टैटू बना हुआ है। हर बच्चे की पहचान उसके इसी नंबर से होती है। दूसरी बात, यहाँ रहने वाला कोई भी बच्चा अनाथालय के चारों तरफ लगी लकड़ी की फेंस को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा वहाँ एक बड़ा सा मेन गेट भी है जिसके पास जाने की किसी को इजाजत नहीं है। इसाबेला बच्चों से कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें इसी फेंस के अंदर रहना चाहिए और कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारी मुलाकात अनाथालय के 3 सबसे बड़े और होशियार बच्चों से होती है जिनके नाम है एमा, नॉर्मन और रे। दोपहर के समय ये सभी बच्चे मैदान में पकड़म पकड़ाई का गेम खेलते हैं। नॉर्मन अपने तेज दिमाग की वजह से जंगल में छिपे सभी बच्चों को बहुत आसानी से ढूंढ निकालता है। यहाँ तक कि वो सबसे फुर्तीली एमा को भी अपनी चाल में फंसाकर पकड़ लेता है। यह गेम असल में इन बच्चों की दिमागी और शारीरिक कसरत का एक हिस्सा है जिससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसी बीच अनाथालय में एक खबर आती है कि कानी नाम की एक 6 साल की छोटी बच्ची को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। कानी बहुत ही मासूम लड़की है जो हमेशा अपने हाथ में एक खरगोश का टेडी बियर रखती है जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। अनाथालय का नियम है कि जो बच्चा एक बार यहाँ से अडॉप्ट होकर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। शाम को कानी की विदाई होती है। सभी बच्चे बहुत उदास होते हैं। कानी रोते हुए सबसे वादा करती है कि वो बाहर की दुनिया में जाकर सबको लेटर्स जरूर भेजेगी। लेकिन यहाँ नॉर्मन और रे सोचते हैं कि आज तक जितने भी बच्चे यहाँ से गए किसी ने भी कभी कोई लेटर नहीं भेजा। खैर, माँ इसाबेला कानी का हाथ पकड़कर उसे मेन गेट की तरफ ले जाती है। कानी के जाने के थोड़ी देर बाद एमा और नॉर्मन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी एमा की नजर टेबल पर पड़ती है जहाँ कानी का पसंदीदा टेडी बियर छूट गया था। एमा परेशान हो जाती है क्योंकि कानी इस टेडी के बिना कहीं नहीं जाती थी। तभी वहाँ रे आता है और कहता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी जल रही है जिसका मतलब कानी अभी वहीं होगी। अगर तुम लोग जल्दी जाओ तो उसे ये टेडी बियर दे सकते हो। एमा और नॉर्मन जानते थे कि गेट के पास जाना नियम के खिलाफ है, फिर भी एमा और नॉर्मन हाथ में कानी का वो टेडी बियर लेकर तेजी से मेन गेट की तरफ भागते हैं। जब वो गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ एक बड़ा ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि कानी शायद इसी ट्रक के अंदर होगी। नॉर्मन और एमा ट्रक के अंदर की तरफ झांकते हैं लेकिन अंदर का नजारा देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। ट्रक के अंदर कानी की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसके सीने पर एक लाल रंग का फूल रखा हुआ था। एमा डर के मारे कांपने लगती है और उसके हाथ से वो टेडी बियर वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। नॉर्मन तुरंत समझदारी दिखाता है और एमा का हाथ पकड़कर ट्रक के नीचे छुप जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि 2 बहुत ही भयानक और बड़े बड़े डीमंस आते हैं। वो दोनों राक्षस कानी की बॉडी को ट्रक से निकालकर एक पानी से भरे कैप्सूल में डाल देते हैं। वहाँ वो राक्षस आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह के इंसानों का मीट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और इन बच्चों को सिर्फ हमारे खाने के लिए ही यहाँ पाला जाता है। उनकी बातें सुनकर एमा और नॉर्मन को पूरा सच समझ में आ जाता है कि उनका यह अनाथालय असल में कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है जहाँ सभी बच्चों को डीमंस का खाना बनाने के लिए रखा गया है। तभी वहाँ माँ इसाबेला आ जाती है। वो उन राक्षसों से बहुत ही नॉर्मली बात करती है और वादा करती है कि अगली बार वो उनके लिए और भी इंटेलिजेंट बच्चा तैयार रखेगी क्योंकि राक्षसों के यहाँ इंटेलिजेंट बच्चों का मीट सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी बीच एक राक्षस को हवा में बच्चे की खुशबू आ जाती है। वो नीचे चेक करता है तो उसे जमीन पर गिरा कानी का टेडी बियर मिलता है। राक्षस उसे उठाकर इसाबेला को दे देता है। इसाबेला टेडी को देखकर समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ आया था। हालांकि एमा और नॉर्मन राक्षस के देखने से पहले ही वहां से भागकर सीधे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एमा बैठकर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी इसाबेला एक बुरी इंसान है और वो जहाँ रहती है वो जगह कोई अच्छी जगह नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है। नॉर्मन उसे शांत करता है और कहता है कि हमें इस अनाथालय से भागना होगा। इस पर एमा कहती है, हम यहाँ से अकेले नहीं भागेंगे बल्कि अनाथालय के बाकी सभी बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। नॉर्मन भी उसका साथ देने का वादा करता है। अगले दिन एमा और नॉर्मन अनाथालय के माहौल में बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं ताकि इसाबेला को उन पर कोई शक न हो। दोनों चुपके से अनाथालय की उस फेंस के पास जाते हैं। नॉर्मन एमा से कहता है, यहाँ से भागने के लिए हमें बहुत ही पक्की और मजबूत प्लानिंग करनी होगी। जब तक हमारा पूरा प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक हम बाकी बच्चों को इस सच के बारे में कुछ नहीं बताएंगे वरना सब डर जाएंगे। इसके बाद दोनों उस एरिया की जांच करने के लिए फेंस को पार करते हैं। जंगल के आखिर में पहुंचकर वो देखते हैं कि आगे एक बहुत ही ऊंची और विशाल दीवार बनी हुई है। उस दीवार को बिना किसी मदद के पार करना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि दीवार पर चढ़ने के लिए उन्हें अनाथालय से कुछ मजबूत रस्सियों का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ मैदान में खेल रहे बच्चे अचानक परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एक छोटी लड़की गायब हो गई थी। तभी माँ इसाबेला वहाँ आती है और बच्चों को परेशान देखकर बिल्कुल नहीं घबराती। वो तुरंत अपनी जेब से एक अजीब सी घड़ी जैसी दिखने वाली मशीन निकालती है, उसकी स्क्रीन पर कुछ चेक करती है और सीधे जंगल की ओर चली जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में इसाबेला उस खोई हुई लड़की को अपने साथ मैदान में वापस ले आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि
इसाबेला ने सभी बच्चों के शरीर में कोई सीक्रेट ट्रैकर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से वो हर बच्चे की लाइव लोकेशन का पता लगा लेती है। यानी अब उनके लिए यहाँ से भागना और भी मुश्किल हो गया था। अगले दिन एमा और नॉर्मन फिर से जंगल में जाते हैं और एक खोखले पेड़ के अंदर कुछ रस्सियां छिपा देते हैं। इसी दौरान रे वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। रे उनसे सीधे पूछता है, आखिर तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? नॉर्मन और एमा बिना कुछ छुपाए रे को उस रात का सारा सच और राक्षसों के फार्म वाली बात बता देते हैं। रे बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का था। वो बिना किसी फालतू ड्रामे के उनकी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेता है और कहता है, इस मिशन में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो तीनों आगे की रिसर्च करने के लिए अनाथालय की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां रे उन्हें कुछ खास किताबें दिखाता है। उन सभी बुक्स पर एक उल्लू का स्टैंप लगा हुआ था और उसके चारों तरफ एक अजीब सा कोड लिखा हुआ था। जब वो तीनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विलियम मिनर्वा नाम का कोई आदमी इस अनाथालय की पूरी सच्चाई जानता है। उसने इन बुक्स के जरिए बच्चों के लिए सीक्रेट मैसेज छोड़े हैं कि सभी बच्चों को इस अनाथालय से भाग जाना चाहिए। इस खुलासे से बच्चों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। शाम के वक्त इसाबेला सभी बच्चों को अनाथालय के मेन हॉल में इकट्ठा करती है। वो सबको बताती है कि बच्चों की देखभाल में मदद करने के लिए आज से यहाँ एक नई असिस्टेंट आई है, जिसका नाम सिस्टर क्रोम है। क्रोम दिखने में काफी अजीब और डरावनी लग रही थी। उसे देखते ही एमा, नॉर्मन और रे थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब अनाथालय में उन पर नजर रखने के लिए एक की जगह दो दुश्मन आ चुके थे, जिनसे बचकर भागना और भी मुश्किल होने वाला था। अगले दिन एमा, नॉर्मन और रे एक नई चाल चलते हैं। वो अनाथालय के सभी बच्चों को इकट्ठा करते हैं और जंगल में पकड़म पकड़ाई का गेम खेलने लगते हैं। लेकिन इस बार ये तीनों इस गेम के जरिए बाकी बच्चों को छिपना और अपनी जान बचाकर भागना सिखा रहे थे, ताकि भागने वाले दिन बच्चे पैनिक न हो। उसी रात एमा, नॉर्मन और रे चुपके से मिलते हैं। नॉर्मन कहता है कि आज गेम के दौरान मैंने एक बात नोटिस की। हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसकी भनक इसाबेला को पहले ही लग जाती है। इसका मतलब साफ है कि इन बच्चों के बीच ही कोई ऐसा बच्चा है जो इसाबेला का जासूस है और हमारी हर एक हरकत की रिपोर्ट इसाबेला को दे रहा है। जासूस का पता लगाने के लिए नॉर्मन एक तगड़ा प्लान बनाता है। वो अपनी ही उम्र के दो और बच्चों डॉन और गिल्डा को टीम में शामिल करने का फैसला करता है, जिस पर उन्हें शक था। जब नॉर्मन और एमा उन दोनों को अनाथालय और राक्षसों का सच बताते हैं तो डॉन को उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तब एमा डॉन को रोते हुए कहती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कानी अब इस दुनिया में नहीं है। एमा की सच्चाई देखकर गिल्डा को उनकी बातों पर पूरा भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि एमा बच्चों से कितना प्यार करती है। इसके बाद डॉन भी मान जाता है। अब जासूस को रंगे हाथों पकड़ने के लिए नॉर्मन डॉन और गिल्डा को रस्सियां छुपाने की एक फर्जी जगह के बारे में बताता है। वो गिल्डा को बेड के नीचे और डॉन को सीलिंग के पीछे की जगह बताता है। वो देखना चाहता था कि इसाबेला को कौन सी जगह की खबर मिलती है। उसी रात अनाथालय का एक अनजान बच्चा चुपके से इसाबेला के कमरे के दरवाजे से एक सीक्रेट नोट डालता है। उस नोट में लिखा था कि बच्चों ने रस्सियां कहां छुपाई हैं, और साथ ही यह भी लिखा था कि नॉर्मन एक बहुत ही चालाक और खतरनाक लड़का है। अगली सुबह नॉर्मन, एमा और रे उस जगह को चेक करने जाते हैं जहां उन्होंने रस्सियों को छुपा कर रखा था। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि रस्सियां वहां से गायब थीं। अब क्योंकि इन रस्सियों की जगह के बारे में उनके अलावा सिर्फ डॉन और गिल्डा को ही पता था, इसलिए सारा शक उन दोनों पर ही चला जाता है। रे गुस्से में कहता है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उन दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डॉन या गिल्डा में से ही कोई एक इसाबेला का जासूस है। लेकिन तभी नॉर्मन बहुत ही शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं रे, डॉन और गिल्डा में से कोई भी जासूस नहीं है। नॉर्मन बताता है कि असली जासूस कोई और है और उसने जानबूझकर तीसरी लोकेशन की जानकारी केवल एक खास व्यक्ति को दी थी। ये सुनकर रे चौंक जाता है। नॉर्मन धीरे से उसकी तरफ देखकर कहता है कि असली जासूस तुम हो। रे चुप हो जाता है और सच्चाई स्वीकार कर लेता है कि वह शुरू से इसाबेला के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वह अपनी जान बचाना चाहता था और अकेले भाग नहीं सकता था। रे आगे बताता है कि खुद को जिंदा रखने के लिए मैंने इसाबेला के सामने एक सौदा रखा। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों के बीच रहकर उसके लिए जासूसी करूंगा और बदले में वो मेरे एडॉप्शन का टाइम बढ़ा देगी। रे कहता है कि मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं भाग सकता था, मुझे तुम दोनों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने खुद जानबूझकर कानी के उस टेडी बियर को टेबल पर छोड़ा था और तुम्हें हिंट दिया था कि मेन गेट की लाइट चालू है। मैं चाहता था कि तुम और एमा वहां जाओ और अपनी आंखों से फार्म का सच देख सको, ताकि तुम भागने का प्लान बनाओ और मैं तुम्हारे साथ यहाँ से निकल सकूं। रे की ये पूरी सच्चाई सुनकर नॉर्मन और एमा को बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो जानते थे कि रे दिल का बुरा नहीं है, वो बस खुद को बचाना चाहता था। एमा रे से कहती है कि भले ही तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन हम आज भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। इसके बाद वो दोनों रे को अपनी टीम से बाहर निकालने के बजाय उसे एक डबल स्पाई बना देते हैं। यानी अब रे इसाबेला के सामने नाटक तो जासूसी का करेगा, लेकिन असल में वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्मन और एमा को देगा। इसके बाद रे उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और फर्श के नीचे बने एक सीक्रेट होल को दिखाता है। इस होल में रे ने इसाबेला से छिपाई हुई बहुत सारी चीजें रखी थी, जैसे कुछ गैस के कैन और एक खास गैजेट। रे बताता है कि यह गैजेट उसने खुद अपने दिमाग से तैयार किया है। ये गैजेट बच्चों के शरीर में लगे ट्रैकर के सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, जिससे इसाबेला को उनकी लोकेशन का पता नहीं चलेगा। शाम को रे इसाबेला के पास जाता है। वो इसाबेला का ध्यान भटकाने के लिए उससे एक झूठ बोलता है कि माँ, एमा और नॉर्मन बहुत शातिर हो रहे हैं और वो आपके खाने में जहर मिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन तभी इसाबेला रे को कहती है कि रे, तुम्हारी जासूसी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन नियम के मुताबिक कुछ ही महीनों बाद तुम्हें भी
भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। यानी अब रे की मौत का समय भी तय हो चुका था। इसाबेला की बात सुनकर रे अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर डर नहीं आने देता और वहां से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे अपनी नई रस्सियों का टेस्ट करने के लिए उस विशाल दीवार के पास जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि रस्सी दीवार पर टिक पाएगी या नहीं, लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचते हैं, सिस्टर क्रोम वहां आ जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। बच्चों को लगता है कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और क्रोम जाकर इसाबेला को सब कुछ बता देगी। लेकिन तभी क्रोम कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो कहती है कि डरो मत, मैं इसाबेला को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो खुद तुम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग सको। बच्चों को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब क्रोम अपनी कॉलर हटाकर एक निशान दिखाती है। वो बताती है कि मेरी बॉडी के अंदर एक सीक्रेट चिप लगी हुई है। अगर कोई भी बच्चा मेरी सिक्योरिटी से भाग जाता है या मैं इसाबेला के खिलाफ जाती हूँ तो इस अनाथालय के हेडक्वार्टर वाले इस चिप के जरिए मुझे करंट देकर सीधे मार डालेंगे। क्रोम आगे बताती है कि वो इसी अनाथालय में पली बड़ी है। वो इसाबेला को हटाकर खुद इस फार्म की मां बनना चाहती थी ताकि अपनी जान बचा सके। उसी रात वो पांचों बच्चे सिस्टर क्रोम के कमरे में जाते हैं। वहां क्रोम उन्हें इस दुनिया का असली और सबसे खौफनाक इतिहास सुनाती है। वो बताती है कि आज से करीब 1000 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच एक बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे गए थे। इस तबाही को रोकने के लिए दोनों ग्रुप्स के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम रखा गया इद प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के मुताबिक इंसानों और राक्षसों ने अपनी दुनिया को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। राक्षसों ने वादा किया कि वो अब इंसानों की दुनिया में जाकर उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस शांति के बदले में इंसानों को एक बहुत ही क्रूर शर्त माननी पड़ी। शर्त यह थी कि राक्षसों को खाने के लिए इंसानी बच्चों की सप्लाई दी जाएगी। इसी शर्त को पूरा करने के लिए इस दुनिया में ग्रेस फील्ड जैसे कई सीक्रेट फार्म्स बनाए गए जहां अनाथ बच्चों को बहुत अच्छे माहौल में पाला पोसा जाता है। क्रोम आगे बताती है कि राक्षसों को जितना ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा खाने को मिलता है, उनका दिमाग उतना ही ज्यादा समझदार और ताकतवर होता जाता है। अगर वो इंसानी दिमाग नहीं खाएंगे तो वो जानवरों जैसे जंगली बन जाएंगे। इसी वजह से इसाबेला बच्चों को इतना ज्यादा पढ़ाती है और उनका रोज IQ टेस्ट लेती है। इसी बातचीत के दौरान बच्चे क्रोम से उनके कानों में लगे ट्रैकर के बारे में पूछते हैं। क्रोम बताती है कि सभी बच्चों के कानों के पीछे एक बहुत ही छोटा ट्रैकर लगाया गया है जिससे इसाबेला अपनी घड़ी में सबकी लोकेशन देख सकती है। अब क्योंकि रे पहले ही इस ट्रैकर को ब्लॉक करने का गैजेट बना चुका था, इसलिए बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता। बच्चों का यह कॉन्फिडेंस देखकर क्रोम समझ जाती है कि इन बच्चों को ट्रैकर को बेकार करने का तरीका मिल चुका है। अगले दिन क्रोम बच्चों के रूम में थी, तभी वहां इसाबेला आ जाती है। इसाबेला के हाथ में एक लेटर था। इसाबेला वो लेटर क्रोम के हाथ में थमा देती है और बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें दूसरे अनाथालय में मान की पोस्ट दी जा रही है, इसलिए तुम्हें इसी वक्त ग्रेसफील्ड हाउस छोड़कर जाना होगा। ये खबर सुनकर सिस्टर क्रोम को बहुत बुरी लगती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि इसाबेला उसे प्रमोशन नहीं दे रही बल्कि रास्ते से हटा रही है, क्योंकि इसाबेला को क्रोम की चालबाजी का पता चल चुका था। क्रोम समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। अनाथालय से निकलने से पहले क्रोम बच्चों की मदद करने के लिए एक स्पेशल पेन छोड़कर चली जाती है। जब क्रोम अनाथालय के मेन गेट पर पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात इस पूरे सिस्टम की सुपरवाइजर से होती है, जिसे सभी लोग दादी कहकर बुलाते थे। क्रोम अपनी जान बचाने के आखिरी मौके के तौर पर दादी को बताती है कि ग्रेस फील्ड के बच्चे बहुत शातिर हैं और वो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं और इसाबेला इस बात को छुपा रही है। लेकिन दादी क्रोम की एक नहीं सुनती। दादी कहती है कि इसाबेला मेरा सबसे पसंदीदा है और वो बच्चों को कभी भागने नहीं देगी। तभी अंधेरे कॉरिडोर से एक बहुत ही भयानक और बड़ा राक्षस बाहर निकलता है। क्रोम डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन दादी के इशारे पर वो राक्षस क्रोम पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। सिस्टर क्रोम के जाने के बाद एमा और नॉर्मन बिना वक्त गंवाए अपनी प्लानिंग के अगले हिस्से पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों चुपके से उस विशाल दीवार की तरफ जाते हैं ताकि उस पर चढ़कर बाहर की दुनिया का रास्ता देख सकें। दूसरी तरफ रे अनाथालय के अंदर ही रुकता है और इसाबेला को अपनी बातों में उलझा कर रखता है ताकि उसका ध्यान दीवार की तरफ न जाए। लेकिन इसाबेला इन बच्चों से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसे रे की बातों पर पहले से ही शक था, इसलिए वो रे की किसी भी बात में नहीं आती और उसे एक खाली कमरे में लॉक कर देती है। फिर इसाबेला सीधे जंगल की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में बंद रे को बचाने के लिए वहां डॉन आ जाता है। डॉन जल्दी से उस कमरे का लॉक तोड़कर रे को बाहर निकालता है। आजाद होते ही रे और डॉन दीवार की तरफ भागते हैं ताकि एमा और नॉर्मन को अलर्ट कर सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसाबेला सीधे उस दीवार के पास पहुंच जाती है और उन दोनों को डांटने लगती है। इसाबेला कहती है कि मैंने तुम्हें इस अनाथालय में वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ढेर सारा प्यार और एक महफूज जिंदगी। फिर भी तुम लोगों ने अनाथालय के सबसे बड़े नियम को तोड़ने की कोशिश की। तभी एमा दौड़कर इसाबेला को पीछे से कसकर पकड़ लेती है ताकि इसाबेला हिल न सके। एमा चिल्लाकर नॉर्मन से कहती है कि नॉर्मन तुम रुकना मत, जल्दी से दीवार के ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इसाबेला की ताकत एमा की सोच से कहीं ज्यादा थी। वो पलक झपकते ही खुद को एमा की पकड़ से छुड़ाती है और गुस्से में एमा का पैर इतनी बेरहमी से मरोड़ती है कि उसका पैर वहीं टूट जाता है। एमा दर्द के मारे जमीन पर गिरकर चीखने लगती है। एमा की यह हालत देखकर नॉर्मन के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो एमा को इस दर्दनाक हालत में छोड़कर अकेले भागने से साफ इनकार कर देता है। इसाबेला मुस्कुराती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। इसके बाद वो बताती है कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ चुका है। कल नॉर्मन का एडॉप्शन होने वाला है, यानी कल उसका आखिरी दिन है और उसे डीमंस के हवाले कर दिया जाएगा। उसी रात चारों बच्चे एक कमरे में इकट्ठे होते हैं। रे नॉर्मन से कहता है कि हमारे पास सिर्फ आज की रात है। हम कल सुबह ही तुम्हारे पैर में चोट लगने का नाटक करेंगे या तुम्हें अनाथालय
के अंदर ही कहीं छुपा देंगे जिससे तुम्हारा शिपमेंट रुक जाएगा। लेकिन नॉर्मन उनके इस प्लान के लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा या छुपूंगा तो इसाबेला पूरे अनाथालय को हाई अलर्ट पर डाल देगी। वो सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर देगी, जिसके बाद बाकी बच्चों का यहाँ से भागना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। नॉर्मन भावुक होकर कहता है कि अगर मुझे अपने भाई बहनों और तुम दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी अपना बलिदान दे दूंगा। अगली सुबह नॉर्मन बहुत ही शांत मन से अपना सामान पैक करने लगता है। तभी अलमारी के एक कोने में उसे वो सीक्रेट पेन मिलता है जिसे सिस्टर क्रोम ने जाने से पहले उनके लिए छुपा कर रखा था। नॉर्मन उस पेन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह कोई मामूली पेन नहीं है, बल्कि इसके अंदर बाहर की दुनिया का कोई बहुत बड़ा राज या नक्शा छिपा हुआ है। वो उस पेन को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। अनाथालय छोड़ने से पहले नॉर्मन बाकी बच्चों को बिना बताए चुपके से उस विशाल दीवार पर चढ़ जाता है। वो देखना चाहता था कि दीवार के उस पार की दुनिया कैसी है, ताकि वो आखिरी बार अपने दोस्तों के लिए आगे का रास्ता साफ कर सके। लेकिन जैसे ही नॉर्मन दीवार के बिल्कुल ऊपर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दीवार के दूसरी तरफ कोई जमीन या रास्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और विशाल खाई बनी हुई थी। उस खाई की गहराई इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई वहां से नीचे गिरे तो उसका बचना नामुमकिन था। नॉर्मन समझ जाता है कि इस खाई को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें इस खाई के ऊपर बना कोई पुल खोजना होगा जो सीधे राक्षसों की दुनिया से बाहर ले जाता हो। नॉर्मन तुरंत दीवार से नीचे उतरकर अनाथालय वापस आता है। वो बिना किसी को भनक लगे एक कागज के टुकड़े पर उस खाई का पूरा नक्शा और ड्राइंग बनाता है। वो उस नक्शे में लिखता है कि दीवार के पार गहरी खाई है, इसलिए तुम लोग सीधे कूदने की गलती मत करना। तुम्हें खाई को पार करने के लिए उस पुल को खोजना होगा जो इसाबेला के कंट्रोल रूम के पास से जाता है। नॉर्मन उस नक्शे और सीक्रेट पेन को एम्मा के बिस्तर के नीचे छुपा देता है। शाम का वक्त होता है। अब नॉर्मन के जाने का समय आ चुका था। अनाथालय के सभी बच्चे मेन हॉल में इकट्ठे होते हैं। छोटे बच्चों को लग रहा था कि नॉर्मन एक बहुत ही अच्छी फैमिली के पास जा रहा है, इसलिए वो खुश थे। लेकिन एम्मा, रे, डॉन और गिल्डा का रो रो कर बुरा हाल था। एम्मा टूटे हुए पैर के साथ नॉर्मन के पास जाती है और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस दरवाजे के पार जाते ही राक्षस नॉर्मन को मार कर खा जाएंगे। नॉर्मन एम्मा के आंसू पोंछता है और मुस्कुराते हुए सबसे अलविदा कहकर इसाबेला के साथ मेन गेट की तरफ बढ़ जाता है। इसाबेला नॉर्मन को अनाथालय के उस खौफनाक गेट के पार ले जाती है। गेट के अंदर बने उस सीक्रेट कॉरिडोर में नॉर्मन को एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक रईस आदमी से होती है। पीटर बहुत ही साफ सुथरे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पीटर नॉर्मन को समझाना शुरू करता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इस पूरी दुनिया में चल रहे ह्यूमन फार्मिंग यानी इंसानों को पालने और उन्हें डेमोन्स को खाना खिलाने वाले पूरे ऑपरेशन का लीडर है। पीटर नॉर्मन की बुद्धिमानी से बहुत इम्प्रेस था, इसलिए वो उसे इस अनाथालय और बाहर की दुनिया के समझौतों के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताने लगता है। नॉर्मन बहुत ही शांत होकर पीटर की आंखों में देखता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे यह सब चीजें डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं यहाँ अपनी मर्जी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया हूँ। पीटर उसकी यह हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन नियम तो नियम थे। तभी कमरे के पीछे से एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा डीमन बाहर निकलता है और नॉर्मन की तरफ बढ़ता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। दूसरी तरफ अनाथालय के अंदर एम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। नॉर्मन के जाने के गम में वो पूरी तरह टूट चुकी थी और अपने टूटे हुए पैर की वजह से वो बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच इसाबेला एम्मा के कमरे में आती है और बहुत ही प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि एम्मा, तुम इस अनाथालय की सबसे होशियार लड़की हो। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर इसाबेला कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस अनाथालय की अगली माँ बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो तुम डीमंस का खाना बनने से बच जाओगी और एक बहुत ही आलीशान और महफूज जिंदगी जी सकोगी। इसाबेला की यह बात सुनकर एम्मा अंदर से पूरी तरह सिहर जाती है। उसे समझ आता है कि माँ इसाबेला उसे भी अपने जैसा एक कसाई बनाना चाहती है जो खुद बच्चों को मौत के मुंह में धकेलती है। दूसरी तरफ रे भी बहुत दुखी था। नॉर्मन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। नॉर्मन के जाने के गम में वो दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठा रहता और किसी से बात भी नहीं करता। तभी एक शाम इसाबेला रे के पास जाती है और उसके चेहरे की उदासी को देखकर मुस्कुराती है। वो रे को कहती है कि रे, तुम्हारा जासूसी का काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एडॉप्शन के लिए अगला नंबर तुम्हारा ही है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शिपमेंट होने वाला है, इसलिए अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यह सुनकर रे के चेहरे पर कोई डर नहीं आता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसने मन ही मन कुछ ऐसा तय कर लिया था जो पूरे अनाथालय को हिलाकर रख देने वाला था। आखिरकार कुछ दिनों बाद वो रात आ ही जाती है जो रे की अनाथालय में आखिरी रात होने वाली थी। रात के सन्नाटे में रे अनाथालय के डाइनिंग हॉल में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ एम्मा आती है। एम्मा का पैर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। एम्मा रे के पास जाकर कहती है कि रे, हमारे पास अब भी मौका है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। मेरे पास यहाँ से भागने का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। लेकिन रे उसकी बात को बीच में ही काट देता है और कहता है कि एम्मा, अब बहुत देर हो चुकी है। नॉर्मन के जाने के बाद मैंने भागने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, लेकिन मैं इन डेमोन्स का खाना बनकर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए एक अलग ही प्लान तैयार किया है। इससे पहले कि एम्मा कुछ समझ पाती, रे माचिस की तीली जलाकर खुद के कपड़ों पर फेंक देता है। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें रे को अपनी चपेट में ले लेती हैं
और पूरे कमरे में धुआं फैलने लगता है। एमा यह खौफनाक नजारा देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। आग की लपटों और एमा के रोने की आवाज सुनकर इसाबेला पागलों की तरह दौड़ती हुई डाइनिंग हॉल की तरफ आती है। जैसे ही वो कमरे का नजारा देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा कमरा आग की चपेट में था। एमा रोते हुए कहती है कि माँ देखो, रे ने खुद को आग लगा ली, वो इस आग के अंदर है। इसाबेला बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी जेब से वो घड़ी जैसी मशीन निकालती है ताकि रे के ट्रैकर की लोकेशन देख सके। स्क्रीन पर रे का सिग्नल उसी आग के ठीक बीचों बीच दिखाई दे रहा था। इसाबेला को पक्का यकीन हो जाता है कि रे आग के अंदर ही जल रहा है। इसाबेला बिना कोई वक्त गंवाए कमरे में रखी आग बुझाने वाली गैस उठाती है और पागलों की तरह आग को काबू करने में लग जाती है। लेकिन जैसे ही इसाबेला का ध्यान आग बुझाने पर जाता है, एमा चुपके से वहां से गायब हो जाती है। जब इसाबेला पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एमा वहां नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फर्श को ध्यान से देखती है तो उसे वहां खून की कुछ बूंदें और एक कटी हुई इंसानी खाल का टुकड़ा दिखाई देता है। ये देखते ही इसाबेला को समझ आ जाती है कि बच्चों ने उसके साथ धोखा किया है। अब इसाबेला को समझ आ चुका था कि रे मरा नहीं है, बल्कि यह सब उसे चकमा देने के लिए किया गया था। यहाँ कहानी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में जब नॉर्मन इस अनाथालय से विदा हुआ था तो उसने जाने से पहले एमा के लिए बिस्तर के नीचे जो नक्शा और सीक्रेट नोट छोड़ा था उसमें एक बहुत ही पक्की प्लानिंग लिखी हुई थी। नॉर्मन जानता था कि रे खुद को आग लगाने की सोच रहा है, इसलिए नॉर्मन ने नोट में एमा को समझाया था कि रे की इस जिद को ही हमें अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। नॉर्मन के जाने के बाद एमा ने वो सीक्रेट नोट चुपके से डॉन और गिल्डा को दिखा दिया था। पिछले कुछ दिनों से जब एमा अपने पैर की चोट की वजह से बिस्तर पर होने का नाटक कर रही थी, तब डॉन और गिल्डा बाकी बड़े बच्चों के साथ मिलकर अनाथालय के अंदर ही भागने की पूरी तैयारी कर रहे थे। इस पूरे प्लान की भनक रे को भी नहीं थी, क्योंकि रे पर इसाबेला 24 घंटे नजर रखती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। असल में जब रे डाइनिंग हॉल में खुद पर तेल छिड़क कर आग लगाने जा रहा था, तब एमा ने आखिरी पल में रे को पीछे खींच लिया था। इसके बाद एमा ने एक तेज चाकू निकाला और बहुत ही फुर्ती से रे के कान के पीछे कट लगाकर उस सीक्रेट ट्रैकर को शरीर से बाहर निकाल दिया। यही वजह थी कि वहां जमीन पर खून और खाल का टुकड़ा गिरा था। एमा ने उस कटे हुए ट्रैकर को और रे के कुछ पुराने कपड़ों को आग में डाल दिया था ताकि इसाबेला की मशीन में यही दिखे कि रे आग के अंदर ही मौजूद है। इस तरह इसाबेला आग बुझाने में उलझ गई और बच्चों को वहां से निकलने का पूरा मौका मिल गया। इसके बाद एमा ने चाकू से अपने कान का ट्रैकर भी बाहर निकाल फेंका और रे को लेकर सीधे जंगल की तरफ भाग निकली। भागते हुए रे हैरान होकर एमा से पूछता है कि लेकिन बाकी बच्चों का क्या हम उन्हें यहीं छोड़ रहे हैं? तब एमा मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं रे, डॉन और गिल्डा ने पहले ही सभी बड़े बच्चों के ट्रैकर निकाल दिए हैं और वो सब दीवार की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन हम 4 साल से छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी गहरी खाई को पार नहीं कर पाएंगे। मैंने अनाथालय के सबसे समझदार छोटे बच्चे फील को पूरा सच बता दिया है और उससे वादा किया है कि हम 2 साल के अंदर वापस आएंगे और उन सभी छोटे बच्चों को यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। इधर इसाबेला लालटेन उठाती है और अकेले ही रात के अंधेरे में बच्चों का पीछा करने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। इधर सभी बच्चों के कानों से ट्रैकर निकाले जा चुके थे, इसलिए अब वो पूरी तरह आजाद होकर बिना किसी सुराग के आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सभी बच्चे दौड़ते हुए उस ऊंची दीवार के पास पहुंचकर रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दीवार के नीचे देखते हैं, बाकी बच्चों के होश उड़ जाते हैं। नॉर्मन ने अपने नक्शे में जो लिखा था वो बिल्कुल सच था। दीवार के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी और भयानक खाई बनी हुई थी, जिसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। इतनी गहरी खाई को कूदकर पार करना किसी भी बच्चे के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन डॉन अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को हवा में लहराता है और खाई के दूसरी तरफ एक पेड़ की टहनी पर फंसा देता है। एक एक करके बच्चे अपनी कमर में हैंगर्स को फंसाते हैं और उस रस्सी के सहारे खाई की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। देखते ही देखते ज्यादातर बच्चे बहुत ही समझदारी और फुर्ती से उस खौफनाक खाई को पार करके दूसरी तरफ की सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाते हैं। अब दीवार पर सिर्फ एमा अकेली बची हुई थी। वो जैसे ही दूसरी तरफ जाने के लिए रस्सी पकड़ती है, तभी वहां इसाबेला आ जाती है। इसाबेला एमा को कहती है कि रुक जाओ एमा, आगे मत बढ़ना, तुम लोग इस बाहर की खतरनाक दुनिया में कभी जिंदा नहीं रह पाओगे। इसाबेला को अपने ठीक सामने देखकर एमा एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है। उसकी आंखों में इसाबेला के लिए अब कोई डर नहीं था। एमा कहती है, अलविदा माँ, हम बाहर की दुनिया में अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। ये कहते ही एमा बिना कोई वक्त गंवाए रस्सी को पकड़ती है और हवा में छलांग लगा देती है। वो बहुत ही फुर्ती से जिप लाइन के सहारे उस गहरी खाई को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। एमा के पहुंचते ही डॉन तुरंत चाकू से उस रस्सी को काट देता है। अब इसाबेला के पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दीवार पर खड़ी इसाबेला खाई के उस पार खड़े बच्चों को देखती है। वो चाहती तो अलार्म बजाकर हेडक्वार्टर से डेमोन्स की फौज बुला सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। बच्चों की इस कामयाबी और एमा की हिम्मत को देखकर इसाबेला का दिल पिघल जाता है। उसे अपना वो बचपन याद आ जाता है जब वो खुद इस फार्म से भागने का सपना देखती थी, लेकिन डर के मारे नहीं भाग पाई थी। इसाबेला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है और वो उन बच्चों को कहती है कि जाओ बच्चों, अपनी जिंदगी जी लो और हमेशा खुश रहना। इसके बाद इसाबेला वापस अनाथालय लौट आती है। वो अनाथालय के बाकी बचे छोटे बच्चों को गले लगा लेती है और उनके साथ वहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ सभी बच्चे जंगल को पार करके एक बेहद खूबसूरत और खुली जगह पर आ
जाते हैं। तभी एमा अपनी जेब से नॉर्मन का दिया हुआ वो सीक्रेट पेन निकालती है। जैसे ही वो उस पेन का बटन दबाती है, हवा में एक होलोग्राम स्क्रीन चालू हो जाती है। उस स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का एक पूरा डिजिटल नक्शा उभर आता है और साथ ही विलियम मिनर्वा का एक आखिरी मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा था, अनाथालय से बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना। एमा और रे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भले ही नॉर्मन आज उनके साथ नहीं था, लेकिन उसके बनाए प्लान की बदौलत आज ये लोग जिंदा और आजाद थे। एमा आगे बढ़ती है और सभी बच्चों का हाथ थाम कर कहती है, यह हमारी नई शुरुआत है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।